अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। हिजाब पर पाबंदी के बहाने मुस्लिम शनाख्त को बनाया जा रहा निशाना, अदालत में वकील दिफा ने फ़िरक़ा परस्तों को दलाइल से किया पसपा। ईवीएम की सिक्योरिटी पर अब खुद बीजेपी को नहीं है भरोसा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बेटे ने इलेक्शन कमीशन को इंतजामात बढ़ाने का किया मुतालिबा। रूस के यूक्रेन पर हमलों पर मीडिया की आंखें, लेकिन इसराइल दहशतगर्दों के शाम पर मिसाइल हमलों से बेखबर। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया सहनू दहशतगर्दी के हक़ में हुआ बेनकाब, हमास को दहशतगर्द तंजीमों शामिल करने हुआ तैयार। और वैक्सीन फराहमी में इम्तियाज से अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय मालिक से हुए गज़बनाक। यूरोप में लगाए जा रहे बूस्टर डोज, जबकि अफ्रीकी मुल्कों में 4% वैक्सीन ही की गई फराहम। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के सरकारी इदारों में हिजाब पर पाबंदी का मामला आलमी सतह पर रुसवाई का सबब बन चुका है। साथ ही इस मामले में हाई कोर्ट में भी समाअत ज़ेर बहस है। हिजाब हामी तलबा की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर रवि वर्मा ने हिजाब को निशाना बनाने की सिमत में हाई कोर्ट में निहायत चुभते हुए लहजे में सवाल किया कि हिजाब पर ही तनाज़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है, जबकि मजहबी अलामत तो सिखों की पगड़ी भी है, हिंदुओं की बिंदी यानी टीका भी है और ईसाइयों के गले में क्रॉस पहनना भी है। साथ ही हिंदू ख़वातीन में घूंघट भी आम है, फिर सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। एडवोकेट रवि वर्मा ने पूछा कि कहीं इसकी आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाना तो मकसद नहीं है, कहीं इसके ज़रिए मजहबी तफरीक को हवा देने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक हुकूमत के एजुकेशन एक्ट के ज़रिए कर्नाटक सरकार के बखिए उधेड़ दिए। उन्होंने कहा कि मज़कूरा एजुकेशन एक्ट में कहीं पर भी हिजाब पर पाबंदी की बात नहीं लिखी गई है। इसमें दर्ज है कि अगर स्कूल इंतज़ामिया को तलबा का यूनिफॉर्म भी तब्दील करना है तो उन्हें कम अज़ कम 1 साल पहले नोटिस देना होगा, लेकिन इन तालीमी इदारों ने तलबा को नोटिस दी ही नहीं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत है जिसके लीडरों को रियासत में पुख्ता नज़्म व नुस्ख होने का दावा है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का भी पुरशफ़ाफ़ इंतखाबात मुनक़िद करने का दावा करती रही है। इन दावों में ईवीएम, स्ट्रॉन्ग रूम और बूथों की सिक्योरिटी शामिल है, मगर इन सियासी पार्टियों को भी कमीशन या रियासती हुकूमत पर भरोसा नहीं। इनमें खुद बीजेपी के लीडरान भी शामिल हैं जिन्होंने ईवीएम और स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी के लिए किए गए इंतजामात पर सवाल निशान खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, वो खुद स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी भी करना चाहते हैं। इसके लिए इलेक्शन अफसरान को ख़त भी रवाना किया गया है। फ़िलहाल गौतम बुद्ध नगर के 3 असम्बली हलकों के उम्मीदवारों के ख़त भेजने की बात सामने आई है, लेकिन इलेक्शन अफसरान ने इनके मुतालबे को ठुकरा दिया है। दिल्ली से मुत्तसिल गौतम बुद्ध नगर ज़िला नोएडा में पहले मरहले में 10 फरवरी को वोटिंग के बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करके वोटिंग मशीनों के स्ट्रॉन्ग रूम में बहिफाजत रख दिया गया है, मगर ज़िले के तीनों असम्बली हलकों के उम्मीदवारों ने स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई ईवीएम की सिक्योरिटी पर शुबहात ज़ाहिर की है, जबकि वहाँ रियासती पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की बड़ी टीम सिक्योरिटी पर मामूर है। नोएडा, जीवर और दादरी हलके के कई उम्मीदवारों ने इलेक्शन अफसरान को ख़त भेजकर न सिर्फ अपने खदशात ज़ाहिर किए हैं, बल्कि उनसे स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी की इजाज़त भी तलब की है। दिलचस्प बात यह है कि ख़त भेजने वालों में नोएडा और जीवर के ही बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह और धीरेन्द्र सिंह भी शामिल हैं। पंकज सिंह वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बेटे हैं। अगली खबर मशरिक़ वस्ता से, जहां इसराइल की जानिब से शामी दारुल हुकूमत के जुनूब में शेल दागे गए, लेकिन शामी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में सिर्फ इमलाक को नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के दरमियान मुमकिन जंग की जानिब कैमरे लगाए बैठी है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में इसराइली दहशतगर्दी से आंखें बंद है। जारी माह फरवरी में ये दूसरा मौका है जब इसराइल की जानिब से शरंगेज़ी करते हुए शाम में तैयार शिकन बैटरियों को निशाना बनाया गया है। इससे कबल 9 फरवरी को भी सेहूनी दहशतगर्दों ने शाम पर फ़ज़ाई हमले किए थे। शामी मीडिया ने इन ताज़ा हमलों के मुताबिक बताया कि इसराइल ने गोलान के मकबूजा पहाड़ी सिलसिले से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइलों के ज़रिए ज़के देहात को निशाना बनाया है। शामी तनाज़े पर निगाह रखने वाले मुबस्सिर ग्रुप सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसराइली हमले का निशाना एक हुकूमती अस्करी पोस्ट थी। दिन ब दिन गोलान इलाके में अपने नापाक असाइम की खातिर इसराइल आसपास के इलाके पर हमले करता रहा है, ताकि देरी न ही सही इस इलाके से मुस्लिम आबादी कम हो जाए। सेहूनी रियासत इसराइल का हामी ऑस्ट्रेलिया हमास की पूरी तंजीम को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में डालने जा रहा है, जिसकी तस्दीक ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला कैरन एंड्रयूस ने की। एंड्रयूस का कहना था कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत तशद्दुद की हर शक्ल की मुखालिफ है, जिसका मकसद ऑस्ट्रेलियाई शहरियों को दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद शिद्दत पसंदी से बचाना है।
غزہ پٹی کی منتظم حماس تحریک کو آسٹریلیا کے تعزیراتی ضوابط کے تحت ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے گا۔ حقوق انسانی اور خود کی سیکیورٹی کے نام پر آسٹریلیا پہلا ملک نہیں ہے جس نے اسرائیل کے صریح بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، انسانی حقوق اور جنگی جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ برطانیہ، امریکہ سمیت ناٹو کے کئی ممالک حماس کو اس سے قبل جمہوری طرز پر منتخب ہونے کے باوجود تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ ایران کا جوہری معاہدہ بحال ہونے کے قریب نظر آ رہا ہے۔ امریکی اور ایرانی حکام کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ویانا میں جاری جوہری مذاکرات حتمی مرحلے میں پہنچ گئے ہیں اور اگلے چند دنوں میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایرانی جوہری معاہدے کے ایک فریق فرانس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا کہ آیا مشترکہ جامع منصوبہ عمل یا ایران جوہری معاہدہ بحال ہو سکے گا یا نہیں۔ نیڈ پرائس کے مطابق یہ فیصلہ کن گھڑی ہے جس کے دوران وہ یہ تعین کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کی تعمیل میں باہمی واپسی کا آغاز ہو رہا ہے یا نہیں۔ ادھر مذاکرات میں ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار علی باقری نے مغربی طاقتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حقیقت پسند بنیں، ہٹ دھرمی سے گریز کریں اور گزشتہ 4 سال سے حاصل ہونے والے سبق سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ یورپی اور مغربی اقوام نے نوآبادیاتی ماڈل کے تحت افریقہ اور ایشیائی ممالک پر صدیوں حکمرانی کی، یہاں کے وسائل لوٹے اور یہی سلسلہ آج کی نام نہاد ترقی یافتہ جمہوری 21ویں صدی میں بھی جاری ہے۔ ایشیائی ممالک کا حال کچھ بہتر ضرور ہے، لیکن افریقی ممالک آج بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ افریقی اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات صد مہری کا شکار ہے۔ ان دونوں براعظموں کے درمیان کووڈ-19 کی وبا نے صورتحال کو مزید کشیدہ کر دیا ہے، کیونکہ یورپی ممالک کی کمپنیوں نے کووڈ-19 کے ویکسین کو ان افریقی غریب ممالک کی پہنچ سے دور کر دیا ہے۔ عالمی اعداد و شمار کے مطابق کورونا وبا لگ بھگ پچھلے 4 سالوں سے چیلنجز کھڑی کرتی رہی ہے، لیکن افریقی ملکوں میں ویکسینیشن کا عمل شروع کرنے کے لیے ابھی تک مناسب مقدار میں ویکسین موجود نہیں ہے، جبکہ یورپ میں بوسٹر ڈوز بھی لگوائے جا رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صدر سرل راماپوسا نے اسے ویکسین اپرتھائیڈ یعنی ویکسین کے حوالے سے نسلی امتیاز کا نام دیا ہے۔ افریقی یونین اپنی بات کی اہمیت چاہتی ہے اور اسی حوالے سے یورپی یونین اور افریقی یونین کے نمائندوں کے درمیان 17 فروری کو برسلز میں ملاقات بھی ہوئی۔ اس دوران اپنی ہمدردی جتاتے ہوئے یورپی یونین نے آئندہ برسوں کے دوران افریقی انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے 150 بلین یورو کی رقم فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالم شب روز بلیٹن میں یہ تھی اسلامی پس منظر سے اہم بین الاقوامی خبریں۔ اگر آپ کو خبریں پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ اسے شیئر کر کے ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔